कि जब हमें इंडिया छोड़कर जाना पड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ किर्गिस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लग चुका है। था सबसे बड़ा चैलेंज FMGE एग्जामिनेशन का कॉन्वोकेशन फिनिश करने के बाद में देन वी केम बैक टू इंडिया फॉर एवर। फाइनली डोंट मिस दिस एट द एंड कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक चैलेंज। वेल गाइस, तो फिलहाल हम लोग उठे हैं थोड़ा सा लेट एंड उठते ही सबसे पहला काम हमें करना है कि नीचे जाके हमें करनी है कार की पार्किंग किसी शेड वाली जगह पर, क्योंकि बाइक को अंदर खड़ा रख नहीं सकते। जैसे कि आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन चल रहा है घर का, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और जैसे टाइल्स वगैरह पड़े हुए हैं। एंड कार है, कार की पार्किंग यहाँ पे एडजस्ट होगी नहीं, तो बाइक रख सकते हैं बट बाइक अभी कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे सब गंदा पड़ा हुआ है। तो फिलहाल हम लोग करते हैं कार को एक जगह पर पार्क, किसी छाव वाली जगह पर, और बाइक को भी कहीं पर पार्क करते हैं और फिर होते हैं फ्रेश। और आपसे बताता हूँ फिर मैं एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी। भाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है गर्म गाड़ी। वेल हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सभी? जी हाँ, अभी फिलहाल हो चुके हैं हम लोग फ्रेश नहा धोकर एंड ओके वेट, जब तक मैं इस चेयर को फिक्स कर लूँ किसी एक पोजीशन पे उसके बाद में फिर मैं आपको मिलता हूँ। तब तक आप लोग इंट्रो देख लीजिए। हाँ जी, तो देख लिया आप लोगों ने इंट्रो, तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है दानियल अहमद खान एंड दिस इज अ वेरी ब्रांड न्यू व्लॉग जहाँ पर हम लोग करने वाले हैं एक स्टोरी टेलिंग। जी हाँ, तो स्टोरी टेलिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं वाई आई एम रिकॉर्डिंग लाइक दिस, क्योंकि सबसे पहले मैंने डिसाइड किया था यहाँ पर एक चेयर रख लूँगा और यहाँ पे कहीं पे स्टैंड हमें लोकेशन मिल सकता है एंड या फिर यहाँ पर कहीं मिल जाएगा। बट क्योंकि हमारा घर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उस वजह से यहाँ पर कुछ भी जगह पर नहीं है चीज़ें, और ना हमारे पास में ट्राइपॉड स्टैंड है, ना ही सेल्फी स्टिक है, कुछ भी नहीं है। तो गाइज फिर मैंने सोचा कि डायरेक्टली हम लोग व्लॉग वीडियो कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने पिछला वाला व्लॉग किया था। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने उस व्लॉग को इतने व्यूज़ दिए, इतना सब कुछ दिया। एंड ये वाला व्लॉग भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये वाला व्लॉग की स्टोरी भी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। व्यूज़ आ रहे हैं बट अनसब्सक्राइब से अराउंड 72% व्यूज़ थे एंड सब्सक्राइब से जस्ट 29 और 28 समथिंग % व्यूज़ थे। वेल गाइस, तो आज के व्लॉग की सबसे पहले तो मेरी आवाज़ को माइंड मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मेरा गला भी ख़राब है और सर्दी भी हो चुकी है, ठीक है? तो इस वजह से शायद मेरा आवाज़ आप लोगों को डिस्टर्बिंग सा लग रहा हो, बट व्लॉग आपको डिस्टर्बिंग नहीं लगेगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ आप लोगों को। तो आज के व्लॉग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ सवाल पैदा होते हैं कि कैसे मैंने चूज़ किया, कब चूज़ किया, क्यों चूज़ किया आखिर, और फॉरेन अब्रॉड जाने के लिए मैंने अपने आप को कन्विंस कैसे किया। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये बात है अराउंड कुछ 7-8 साल पहले की, जब मैं अराउंड 2018 की बात है, 2018 की बात है, जब 2018 में मैं नीट अपीयर कर रहा था, नीट एग्ज़ाम दे रहा था। एंड नीट एग्ज़ाम देने में आप सभी लोगों को पता ही है कि नीट एग्ज़ाम आजकल वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम हो चुका है इंडिया का। तो वही हम भी रैट रेस के अंदर शामिल हो गए और हमने भी पार्ट ले लिया उस रैट रेस के अंदर। फिर हमें पता चला कि भाई नीट टफ तो होता ही है, ठीक है? पहले से सिर्फ सुना था, फिर बाद में देने के बाद में पता चला कि हाँ भाई इट इज़ काइंड ऑफ टफ एग्जाम। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं बुल्ढाना से हूँ एंड यहीं पर मेरी स्कूलिंग भी बुल्ढाना में ही हुई है। मैंने नीट की क्लासेस लगाई और नीट की क्लासेस लगाने के बाद में मुझे समझ में आया कि भाई पढ़ाई टफ क्यों होती है। एंड जी हाँ, फिर नीट का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद में रिजल्ट वगैरह आया। रिजल्ट आने के बाद में पता चला कि भाई इतने मार्क्स नहीं आए हैं कि भाई MBBS कर सकें यहाँ से इंडिया से। फिर उसके बाद में आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं दोस्तों कि या तो आप फिर से नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो या किसी और करियर को आप चूज कर लो। तो मेरे पास में भी सेम यही दो ऑप्शंस थे, बट मैं अपना करियर शिफ्ट नहीं करना चाहता था और रिपीट करने का माइंडसेट भी मेरा नहीं था। तो एक तीसरा रास्ता हम लोगों ने निकाला, मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे सजेशन दिया कि भाई देखो MBBS तो करना ही है एट द एंड, तो अब्रॉड से कर सकते हैं। तो मुझे उस समय तक कुछ पता नहीं था कि भाई अब्रॉड में भी MBBS होता है या फिर मतलब इतना सस्ते में होता है या फिर डिफरेंस क्या होता है वगैरह कुछ भी। तो फिर गाइस पेरेंट्स से बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद ऑफ डेज एंड मंथ्स एंड वीक्स एंड आवर्स, इतना सब डिस्कशन करने के बाद में फिर हम लोग एक फाइनल पार्ट पर पहुंचे कि हाँ
MBBS अब्रॉड से ही करना बेहतर रहेगा। एंड जब हमें पता चला कि MBBS अब्रॉड से करने के बाद में हमें इंडिया आने के बाद में एक FMGE नाम का एग्जामिनेशन भी देना होता है, तो उसके बाद में हमारी जो वोटिंग्स थी वो MBBS अब्रॉड की तरफ ज़्यादा से शिफ्ट हो गई। क्यों हुई मैं आपको बताता हूँ। उसका रीज़न है कि जो FMGE एग्ज़ाम है वो होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसके अंदर। 300 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है, 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, 1 मार्क पर क्वेश्चन मिलता है हमें। एंड उसके अंदर किसी टाइप की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एंड 6 मंथ्स में एक बार होता है, मतलब साल में 2 बार आपका एग्जाम हो जा रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग नीट का एग्जाम देते रहते हैं, यहाँ पर रिपीट करते हैं, तो पता नहीं था, कंफर्मेशन नहीं था कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी हो ही जाएगा कंफर्म। तो और नीट का एग्जाम होता है साल में एक बार विद द नेगेटिव मार्किंग। तो बहुत सारे यार कॉन्स लग रहे थे मुझे कि भाई नहीं यार, यहाँ पर नीट रिपीट करना इज़ नॉट माय पार्ट, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा नीट रिपीट यहाँ पर। कि एट द एंड फिर हम लोग एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि येस आई एम रेडी टू गो अब्रॉड फॉर डूइंग MBBS। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि जाना तो अब्रॉड ही है और करना MBBS ही है। तो फिर उसकी खोज में निकल गया, उसकी सर्च में निकल गई कि कैसे क्या पार्ट्स होते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, कितनी कंट्रीज हमें अलाउ करती है, और इंडिया की जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है तो वो किन किन कॉलेजेस को अलाउ करती है, वो किन किन कंट्रीज़ को अलाउ करती है NMC के, मतलब जो MBBS अब्रॉड से आते हैं वो कौन सी कंट्रीज़ अलाउ करती है NMC। तो ये सारी डिटेल्स निकालने के बाद में, ये सारी लिस्ट निकालने के बाद में हमने एक कंट्री चूज़ किया जो कि था किर्गिस्तान। जी हाँ, एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा कंट्री। अब दोस्तों बात आती है कि किर्गिस्तान हम लोगों ने क्यों डिसाइड किया, और किर्गिस्तान के अंदर भी मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में था। जी हाँ, मैं था जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि वहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं अपन उसे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। एंड जो यूनिवर्सिटी का नाम वहाँ पर होता है, जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर मैक्सिमम टाइम पर यूनिवर्सिटीज़ का जो नाम होता है वो अपनी सिटी के नाम पर ही होता है, जैसे कि जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ओश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी किर्गिस्तान के अंदर जो कि अपने मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्ट्रिक्ट के नाम पर ही मेंशन होती है। जी हाँ, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि मैंने किर्गिस्तान क्यों चूज़ किया, और किर्गिस्तान के अंदर भी जलालाबाद मैंने सबसे पहले क्यों चूज़ किया। तो हमारे पास में 2-3 ऑप्शन से ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। सबसे पहला था चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, फिलीपींस, ये बस 3-4 ही ऑप्शंस थे। तो फिलीपींस तो वैसे ही आउट हो गया था क्योंकि वहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशन चलती रहती थी, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पर चलते रहते थे ऑलरेडी। एंड रशिया, चाइना और बाकी की जो अदर कंट्रीज़ हैं वो मैंने क्यों कैंसिल की, बिकॉज देखो यहाँ पर ना जब MBBS अब्रॉड हम लोग करते हैं तो वहाँ से MBBS करने के लिए हमारे पास में कुछ चीज़ें प्रायोरिटी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें एक ऐसा एजुकेशन चाहिए जो कि वर्थ इट हो, कि हाँ भाई MBBS अब्रॉड में हमने 5.5 ईयर्स हमने इन्वेस्ट किए हैं, एंड द फेज ऑफ लाइफ वी आर इन्वेस्टिंग इन दैट पार्ट, इन दैट MBBS अब्रॉड, तो वो क्या सच में वर्थ इट है। तो ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मेरे लिए फैक्टर मैटर करता था वो था कि मतलब ये ना हो कि मैं MBBS करने के चक्कर में ओवर पे कर रहा हूँ या फिर अपने पेरेंट्स को ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने किर्गिस्तान चूज़ किया, क्योंकि किर्गिस्तान का उन दिनों आज से 7-8 साल पहले जो फीस स्ट्रक्चर किर्गिस्तान का जलालाबाद का था वो बहुत ही कम हुआ करता था। आज से 7-8 साल पहले 17, 18, 19 के अंदर, मेरा बैच है 2019, एंड तो वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर बहुत कम हुआ करता था। एंड द अदर पार्ट इज़ कि वहाँ का एजुकेशन वर्थ इट था, क्योंकि वहाँ पर जो टीचर्स थे, जो प्रोफेसर्स थे वो यहीं के थे। तो गाइस ये सब कुछ हमने डिसाइड किया, ये सब कुछ हमने प्रायोरिटाइज किया, और फिर आता है द मोमेंट ऑफ ट्रूथ कि हमने फाइनली डॉक्यूमेंटेशन कर दिया। गाइस डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में कुछ महीनों के बाद में आता है एक फेज़ कि जब हमें इंडिया छोड़कर जाना पड़ा। जी हाँ, एक ऐसा दिन जब हमें इंडिया छोड़कर जाना पड़ा, वो दिन सबसे हार्ड होता है फैमिली के ऊपर, खुद के ऊपर, कि हम लोग इतनी कम उम्र में, इतनी कम एज के अंदर, 18 ईयर्स ऑफ एज के अंदर अपना घर छोड़कर, अपना देश छोड़कर, सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं। एंड बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि हमारा करियर आज से अराउंड 4-5 साल के बाद सेट होने वाला था। तो दैट्स वाई बस यही एक चीज़ थी जो हमें मोटिवेटेड रख रही थी अपनी फैमिली से दूर रहने में, अपने घर से दूर रहने में। एंड इंडिया से निकलने के बाद हम पहुँचे सेंट्रल एशिया के एक बहुत ही खूबसूरत से शहर किर्गिस्तान में, और किर्गिस्तान में भी हम पहुँचे ओश सिटी के अंदर। जी हाँ, वहाँ पर कुछ 5-6 डिस्ट्रिक्ट के अराउंड से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो एक छोटा कंट्री है। 1991 के अंदर रशिया से अलग हुआ था, एक नई कंट्री बनी थी। एंड वहाँ की पॉपुलेशन उस समय भी अराउंड कुछ 60-70 लाख के आसपास की थी। और गाइस ये एक अनरिटन रूल होता है कि जब एक नई बैच आती है तो उसको पिकअप करने के लिए
सीनियर्स कुछ आते हैं एंड पिक करते हैं और फिर हमें अपनी प्रॉपर लोकेशन के ऊपर लेकर जाते हैं। तो जी हाँ, ये बात है 2019 की और हम लोग पहुँचे ओश सिटी से। जो जलालाबाद का डिस्टेंस था वो अराउंड कुछ 60-70 किलोमीटर के आसपास का था। एंड हम लोग पहुँचे ओश और ओश में हमें पिकअप करने के लिए आए हमारे कुछ सीनियर्स। हम लोग बैठे बसेस के अंदर। तो गाइस, जिस दिन हम लोग पहुँचे किर्गिस्तान उस दिन हमें उतना टफ चीज़ें नहीं लग रही थी। वो क्यों नहीं लग रही थी उसका एक रीज़न था, क्योंकि हम लोग 2-3 दिन से 4 दिन से ट्रैवल ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे थे, क्योंकि बुल्ढाना से दिल्ली जाना अराउंड 24 आवर्स 26 आवर्स की जर्नी थी। एंड फिर वहाँ पर एक दिन स्टे, फिर उसके बाद में किर्गिस्तान जाना, वहाँ से फ़्लाइट थी हमारी दिल्ली से, फिर दिल्ली से किर्गिस्तान ओश, फिर ओश से जलालाबाद। तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग के अंदर शेड्यूल हेक्टिक हो रहा था, तो इसलिए इतना ज़्यादा कुछ हमें हार्ड फीलिंग नहीं आ रही थी। और फर्स्ट डे पे हम जब किर्गिस्तान पहुंचे उस टाइम पर तो सब लोग इसी ट्रैवलिंग की वजह से थके हुए थे एंड इसी वजह से हमें चीज़ें उतनी टफ नहीं लग रही थी जितनी नेक्स्ट डे से लगना शुरू हुई। जी हाँ, नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ, हम लोग पहुंचे MBBS के फर्स्ट ईयर में और MBBS का फर्स्ट ईयर का पहला दिन हम लोग गए यूनिवर्सिटी। वहाँ पर हमने जो अपना डॉक्यूमेंटेशन, जो कोई भी प्रोसेस था वो सब कुछ वहाँ पर कंप्लीट किया, अपना बायोमेट्रिक, अपने ID जो होती है वो सब बनवाई। एंड फर्स्ट डे तो हमारा इसी के अंदर गया एंड वहाँ पर हुआ ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द वेरी फर्स्ट डे। फिर जैसे ही ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ फिर उसके बाद में हम लोग एंटर कर गए इन द फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS। और गाइस, धीरे धीरे फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट होने लगा और जैसे जैसे फर्स्ट ईयर वाज अबाउट टू एंड एंड द सेकेंड ईयर वाज अबाउट टू बिगिन, तब हमारे सामने आया एक बहुत ही क्रूअल फेज ऑफ लाइफ। तब हमें पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ किर्गिस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लग चुका है। फिर क्या था, हम लोग हॉस्टल्स के अंदर ही लॉक्ड हो गए, बट हॉस्टल का एरिया, हमारा जो यार्ड था वो थोड़ा सा बड़ा था, तो उतना ज़्यादा नहीं फील होता था कि भाई लॉक हो गया या बहुत ज़्यादा घुटन सी हो रही है। रूम्स के अंदर लॉक नहीं थे, एक हॉस्टल के अंदर लॉक थे। हॉस्टल के अंदर रूम से बाहर निकलना हम लोगों का अलाउड था। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगे एंड फैमिली भी डिस्टर्ब होने लगी, बट एट द सेम टाइम नेक्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ के अंदर हम लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे यार्ड की में, और मतलब उतना कुछ खास ये नहीं लग रहा था। मतलब जितने ज़्यादा केसेस इंडिया के अंदर सुनने में आ रहे थे उस समय, उससे बहुत कम परसेंटेज के ऊपर किर्गिस्तान के अंदर देखे जा रहे थे। ऑब्वियसली वहाँ की पॉपुलेशन भी कम है तो केसेस भी कम ही देखने मिलेंगे, बट कंपेरेटिवली दैट ऑल्सो वहाँ का केसेस बहुत कम था, क्योंकि वहाँ की जो लाइफस्टाइल है लोगों की वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है एंड वो नेचुरल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है कंपेयर टू हमारी तरह आर्टिफिशियल चीज़ें। लॉकडाउन के इनिशियल फेज़ में कुछ हफ्ते और कुछ महीने इंतज़ार करने के बाद में हम लोग वापस इंडिया पहुँचे। उस समय फ़्लाइट की टिकट्स जो थी वो इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि मैंने अपनी पूरे 5 साल की जर्नी में इतना फ़्लाइट फेयर कभी नहीं देखा। जी हाँ, 55,000, एक 17,000, 18,000 की जो फ़्लाइट टिकट होती थी वो 55,000, 50,000, 53,000 की हो रही थी एंड ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट में हमारी सबसे पहले था कि हम ज़्यादा ओवर पे तो नहीं कर रहे, बट यहाँ पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जी हाँ, हम लोग पहुँचे इंडिया वापस लॉकडाउन में हम लोगों ने परमिशंस निकालनी पड़ती थी उस समय कि कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, घर तक कब पहुँचोगे। फिर उसके बाद में हमें क्वारंटाइन होना पड़ता था। मिनिमम से मिनिमम 14 डेज़ का क्वारंटाइन हुआ करता था और हम लोग सब जितने भी फॉरेन से आए थे सब लोग हो गए क्वारंटाइन। 14 डेज़ क्वारंटाइन हो गया हम लोग एक होटल के अंदर। और दोस्तों, फिर इंडिया आने के बाद में, क्वारंटाइन ख़त्म होने के बाद में 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड लग गया हमें वापस हमारी यूनिवर्सिटी जाने के लिए। जी हाँ, क्योंकि लॉकडाउन चला बहुत लंबा। सबसे पहले स्टार्टिंग में 21 डेज़ अराउंड कुछ था, फिर 3 महीने, फिर 6 महीने, ऐसा कुछ अराउंड बढ़ता ही जा रहा था। केसेस भी उस समय बहुत बढ़ रहे थे एंड सेकेंड ईयर हमारा पूरा ऑनलाइन हुआ दोस्तों। एंड फिर हम लोग थर्ड ईयर के हाफ फेज के अंदर आई गेस हम लोग पहुँचे वापस किर्गिस्तान। अब डर हमें इन चीज़ों का लग रहा था कि वापस हम लोग किर्गिस्तान जा तो रहे हैं, बट कहीं हमें 1 और साल एक्स्ट्रा ना करना पड़ जाए, क्योंकि 1 साल ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है क्वारंटाइन के अंदर। बट ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी रेगुलरली एंड एग्ज़ाम भी हमारा वो 1 साल के अंदर ऑनलाइन ही हुआ था। फिर हम लोग पहुँचे थर्ड ईयर में और वहाँ पहुँचने के बाद में हमें मिली एक बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ कि हमें 1 साल एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज, वापस किर्गिस्तान पहुंचने के बाद हम लोग जब एंटर हुए थर्ड ईयर में, तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर पता ही नहीं चला कब निकल गया और फिर बहुत ही स्पीड से हम लोगों का टाइम निकल गया और हम लोग पहुंचे फाइनल ईयर का हम लोगों ने एग्जाम वगैरह सब कुछ फिनिश किया, कॉन्वोकेशन के पिक्स आप लोग देख सकते हैं। कॉन्वोकेशन फिनिश करने के बाद में देन वी केम बैक टू इंडिया फॉर एवर।
जी हाँ, अब इंडिया आने के बाद में एक और चैलेंज लाइफ के अंदर था, सबसे बड़ा चैलेंज FMGE एग्जामिनेशन। जी हाँ, FMGE एग्जामिनेशन जो था वो बहुत ज़्यादा टफ हुआ करता था उन दिनों, और ऐसा माना जाता था कि भाई FMGE एग्जामिनेशन काइंड ऑफ जल्दी क्लियर नहीं होता। फिर हमने की प्रिपरेशन स्टार्ट, एंड प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद हमें समझ में आने लगा कि हाँ, ये एग्ज़ाम इतना टफ क्यों है। तो जी हाँ, FMGE एग्ज़ाम इज़ जस्ट लाइक यूट्यूब। जैसे यूट्यूब के अंदर कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, वीडियो की अपलोडिंग की और सब कुछ चीज़ों की, तो वैसे ही FMGE एग्जामिनेशन के अंदर भी कंसिस्टेंट स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड फाइनली एट द एंड हम लोगों का हुआ एग्जामिनेशन क्लियर। एंड गाइज, वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में फिर हमें जब हम लोग पास हो जाते हैं तो हमें जाना पड़ता है अपने आप को रजिस्टर्ड करने के लिए। एंड दो जगह पर जाना पड़ता है, एक तो नेशनल मेडिकल काउंसिल एंड देन द स्टेट मेडिकल काउंसिल। स्टेट मेडिकल काउंसिल महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल। तो इन दो जगहों पर जाकर हमें रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद में हमारा इंटर्नशिप का फेज स्टार्ट होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं फिलहाल पोस्टेड हूँ बुल्डाना, GMC बुल्डाना के अंदर। GMC बुल्डाना मुझे अलॉट हुआ था फॉर माई इंटर्नशिप प्रोसेस। एंड गाइज, अभी फाइनली मेरा 3 महीने के अराउंड इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुका है, एंड वेरी सून इट विल फिनिश एज वेल। तो गाइज, अगर आप लोगों में से कोई MBBS अब्रॉड से करना चाह रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल गाइज। एंड बायो में मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी दिया हुआ है, आप लोग अगर चाहे तो मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हो। तो गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका मैंने आंसर अभी तक नहीं किया है वो मैं आप करने जा रहा हूँ कि हाँ, कितना खर्चा मुझे लगा MBBS अब्रॉड से करने में, एंड क्या मेरा मंथली एक्सपेंस होता था। तो गाइज देखो, पर्सनल एक्सपेंस का तो सबका अलग अलग होता है, बट मिनिमम से मिनिमम आपको 8 to 10,000 रुपीज़ अपने पॉकेट में चाहिए फॉर मंथली पर्सनल एक्सपेंस। एंड गाइज, जब बात आती है फीस स्ट्रक्चर की, तो हर एक ईयर का अपना एक फीस स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर, फर्स्ट ईयर का जो हमारा फीस था वो $6,800। उन दिनों में वो बहुत कम होते थे, अभी तो खैर रुपया बहुत ज़्यादा गिर चुका है। उन दिनों में अराउंड 82 और 80 के अराउंड में डॉलर होता था, 82 रुपीज़ या 80 रुपीज़ पर डॉलर। तो गाइज, कुछ ऐसा रहता था फी का स्ट्रक्चर। और अराउंड मैं मोटा आपको एक चीज़ बता दूँ तो 25 to 30 लाख रुपीज़ के अंदर में मेरा MBBS कंप्लीट हो चुका है। एंड जो यूनिवर्सिटी मेरी थी वो वहाँ की किर्गिस्तान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी, तो उतना ज़्यादा एक्सपेंस मुझे नहीं आया। बाकी जो बिश्केक के अंदर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, जलालाबाद में भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से अगर आप करते हो तो मे बी पॉसिबल आपको थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा आ सकता है। फीस स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने मिल सकते हैं। और पर्सनल एक्सपेंस तो आप लोगों को पता ही है कि वो अपने अकॉर्डिंग होता है। और जो मैंने 25 to 30 लाख का आप लोगों को बजट बताया, ये इंक्लूडिंग द फ्लाइट एक्सपेंसेस था। और मुझे 25 to 30 लाख इतने कम में इसलिए पड़ा था क्योंकि बीच में आ गया था लॉकडाउन, तो हमारा हॉस्टल और मेस का जो फीस था वो बिल्कुल माइनस हो चुका था। तो गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अगर आप लोगों में से भी कोई आपका रिलेटिव, आपका दोस्त या कोई भी MBBS अब्रॉड से करना चाह रहा हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं गाइड कर सकता हूँ कि कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कितना फीस स्ट्रक्चर आप लोगों को पे करना चाहिए। ओवर पे तो आप लोग नहीं कर रहे हो, ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन पूरा कर सकता हूँ। तो गाइज, होप सो आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव अगर लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगा वैसे ही आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जानी चाहिए। एंड गाइज, हाँ, फाइनली डोंट मिस दिस एट द एंड कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक चैलेंज। मैं अपने आप को एक चैलेंज देने वाला हूँ कि मैं कंटिन्यूसली 10 डेज तक व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगा। एंड आज का है हमारा पहला दिन, आज का है हमारा पहला व्लॉग, वो 10 डेज चैलेंज का। वैसे तो पहले 2 ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। एंड आज से जो हम लोग चैलेंज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अ 10 डे चैलेंज। 10 दिन तक हम लोग कंटिन्यू व्लॉग अपलोड करेंगे एंड कोई भी दिन स्किप नहीं होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बट इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का। आप लोग जितना ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करोगे, व्यूज़ जितने ज़्यादा मुझे आएंगे, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ व्लॉग के लिए, नेक्स्ट व्लॉग के लिए मैं रेडी रहूँ एंड मोटिवेटेड रहूँ। होप सो आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलना। एंड कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए कि आज के व्लॉग के अंदर आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। तो मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ में। होप सो यू गाइज एंजॉयड माय व्लॉग। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।